नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी दोस्तों अच्छे से कर रहे होंगे। कल की वीडियो में जो हमने बात की थी दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की बात की थी और आए हुए उन सभी एग्जाम्स में सवालों की चर्चा की थी जो गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड आते हैं। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो उसका पुत्र था। और कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु का जो षड्यंत्र है वो मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां या जूना खां ने ही रचा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन था दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था, जो शीर्ष बेटा था, जो एक कुशल योद्धा भी था दोस्तों और काफ़ी दिमाग वाला व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। 1325 में दोस्तों जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इसके पहले जूना खां के नाम से जाना जाता था, मगर फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ। इतिहास में दोस्तों इसको बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा दी गई है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे ना कि बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा जाता है, तो बुद्धिमान मूर्ख दोस्तों कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी दोस्तों। अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री जो मोरक्को से आया था, जिसका नाम इब्न बतूता था, वो इसी के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है। और इसकी योग्यता को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है। और यह दिल्ली के काजी के पद पर 8 वर्ष तक रहा। ठीक है दोस्तों। कब आया था? तो 1333 में चला था और 34 में भारत आया था। इसने अपने पूरे सफ़रनामे पे जो एक किताब लिखी जिसका नाम रेहला था और जिसका अर्थ होता है सफ़रनामा, भी इसने दोस्तों लिखी। ठीक है। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों की बात करें तो दोस्तों इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, अर्थात इसने सभी धर्म के लोगों को दोस्तों मान्यता प्रदान की, जिसके कारण इसके जो उलेमा वर्ग था दोस्तों वो इसका कट्टर दुश्मन बन गया। और फिर जब उलेमा वर्ग इसका कट्टर दुश्मन बना तो इसने इसके प्रभाव को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। इसके कार्यकाल में दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी कि प्लेग की बीमारी फैल गई और पूरा जो दिल्ली था वो प्लेग की चपेट में आ गया, जिसके कारण 1337 से 40 के मध्य की बात है कि इस दिल्ली को छोड़ करके मोहम्मद बिन तुगलक को स्वर्गद्वारी, जो कन्नौज के निकट पड़ता है, वहाँ पर जा करके इसको रहना पड़ा। इसने दोस्तों जन कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए और इसने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने कोही। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक नए कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको दीवाने अमीर कोही बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? दीवाने अमीर कोही। ठीक है। इसके कार्यकाल में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण में 2 राज्यों का उदय हुआ। एक हिंदू सभ्यता का केंद्र विजयनगर और दूसरा मुस्लिम सभ्यता का केंद्र था दोस्तों बहमनी। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। बहुत बार पेपर में पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी, तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। और किसके कार्यकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में की थी। अब दूसरे केंद्र यानी मुस्लिम सभ्यता के केंद्र की बात करें दोस्तों तो वो आपका बहमनी राज्य था और इसकी जो स्थापना की थी वो अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों। तो इन 2 राज्यों का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ था। अब अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण किए गए कार्यों की बात हम करें तो इसने दोस्तों दोआब में कर वृद्धि की। दोआब का दोस्तों अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। और कौन सी 2 नदियाँ थी? गंगा और यमुना। इतिहासकार लिखते हैं कि गंगा और यमुना के जो मध्य का जो स्थान था वो बिल्कुल समझ लीजिए अनाज नहीं हीरा मोती उगाता था, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी उस स्थान की। तो दोआब में कर वृद्धि करने का भी कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, मगर दोस्तों ये काफ़ी विफल साबित हुआ क्योंकि प्लेग की बीमारी भी फैली थी और अकाल भी पड़ने के कारण वहाँ की जो जनता थी वो इस बढ़े हुए कर को देने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण जो दोआब में कर वृद्धि की जो योजना थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की विफल रही। योजना तो सही थी मगर वो जिस समय पर लागू की गई वो दोस्तों समय सही नहीं था। इसके बाद अगर हम अगले इसके कदम की बात करें तो दोस्तों 1327 में इसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। पहले इसकी जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों दिल्ली, और बाद में इसे स्थानांतरित करके इसने देवगिरी में स्थापित किया और जिसका नाम बदल करके दोस्तों इसने दौलताबाद रखा।
तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे ना कि राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 1327 में किया था। और इसको करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि वो भारत के नियंत्रण पर, यानी सल्तनत के नियंत्रण का केंद्र जो है अगर साउथ में ले जाएगा तो पूरे भारत को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। मगर यह योजना भी विफल रही, क्योंकि उसके मंत्री और उसकी जनता जो थी वो दिल्ली में रह करके वहाँ की आदी हो चुकी थी और वह दक्षिण की वायु और हवा उसे रास नहीं आ रही थी। तो जिसके कारण दोस्तों राजधानी परिवर्तन की योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की विफल रही। एक अन्य जो रीजन है जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है वो थी दोस्तों इसकी सांकेतिक मुद्रा योजना। धीरे धीरे खजाना खाली हो रहा था, रुपए की कमी हो रही थी, इकोनॉमी डाउन हो रही थी, तो इसने योजना बनाई कि हम सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे। जैसे कि दोस्तों आजकल आप सभी लोग देते हैं 10 का नोट, 20 का नोट, ये सांकेतिक मुद्रा ही तो है ना। आरबीआई ही तो आपको वचन दे रहा है कि हम आपको प्रदान करेंगे। दूसरे देश में जाइए इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सिक्कों की वैल्यू दोस्तों हमेशा रहती है। तो सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई कि चांदी के स्थानों पर इसने तांबे के सिक्के जारी किए दोस्तों। अब हुआ ये कि हर व्यक्ति जो था वो चांदी के सिक्के जब उसको मिलते थे वो अपने पास रख लेते थे और तांबे के सिक्के, अपने ढाले हुए सिक्के मार्केट में चला जाते थे। आलम ये हो गया दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो खजाना था वो खाली हो गया और उसमें सारे के सारे तांबे के सिक्के भर गए थे, चांदी बची ही नहीं थी। इसके कारण जो सांकेतिक मुद्रा प्रणाली थी दोस्तों ये भी मोहम्मद बिन तुगलक की विफल रही। इसने दोस्तों खुरासान अभियान की योजना बनाई। खुरासान दोस्तों मध्य एशिया का एक सल्तनत था, एक राज्य था। इसने सोचा, वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, इसने योजना बनाई कि अगर इस गृह युद्ध का फ़ायदा उठा करके हम वहाँ पर हमला कर दें तो खुरासान को भी हम अपने कब्जे में ला सकते हैं। और इसके लिए इसने दोस्तों 1 वर्ष की पेशगी, यानी 1 वर्ष का एडवांस में वेतन भी अपनी सेना को दे दिया। मगर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, खुरासान का गृह युद्ध समाप्त हो गया और जो 1 वर्ष की पेशगी दी थी ये भी विफल हो गई और खुरासान अभियान भी दोस्तों विफल हो गया। ठीक इसी प्रकार इसने दोस्तों कराचिल अभियान, जो कि दोस्तों कुमायूं पहाड़ियों में पड़ता है, इसकी भी योजना बनाई और कराचिल अभियान भी दोस्तों इसका विफल रहा। अगर हम मृत्यु की बात करें दोस्तों 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के तत्पश्चात इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का अगला सुल्तान बना। इन सभी कार्यों को देख करके दोस्तों एक बात तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि आखिर इसको बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा इतिहासकारों ने क्यों दी है। इसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों कहा था कि सुल्तान को उसकी जनता से और जनता को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और ये कहने वाला कोई और नहीं दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। अगर आज की वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और किसी भी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो दोस्तों आप उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। और अंत में यही निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और कल फिर मिलेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।